Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain and I welcome you once again after a long break of 3 weeks. During this time period, there was Mains 2023 that was held whereby nearly 14,000 people gave mains. I was one of them. So here today I am back and I hope that all of you are doing good, all of you are studying well. So in this particular video, without wasting a lot of your time, I would directly jump on to a very important fact, a very important thing, that in this particular video I'll be discussing with you my means 2023 experience, and not just what I experienced while I was giving mains 2023, but my overall learnings from my three mains. I have written three mains: 2021, 2022, 2023. In these two mains I got an interview call and now the result is waited for 2023. So my overall learnings from three mains. Then I have been mentoring, helping, guiding thousands of candidates who have written mains over the years, over past 2 years, and now the third year in SFG mains 2023, where there were more than 3,000 people who are writing mains. So what are their learnings? What issues do they face? उनको क्या समझ में आया, उनको क्या दिक्कतें लगी, एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ वाई इज ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट? किसी और की लर्निंग से, मेरी लर्निंग से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर कोई भी सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट है ना, वाई एम आई सेइंग सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट? क्योंकि ऑब्वियसली टू डिस्टिंग बिटवीन द रॉयल एंट्री क्राउड एंड द सीरियस क्राउड. तो एक तो सिर्फ वो रॉयल एंट्री मोटिवेशनल क्राउड है, उसको कोई मेन से लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट है, उसकी एक हसरत ज़रूर होती है, चाहे उसने प्री क्लियर किया हो, अभी तक नहीं किया हो, कि यार मेंस लिखने को मिले एक बार. राइट? आप रिलेट कर पाएंगे इस बात से? ये हसरत होती है दिल में कि यार एक बार मेंस लिखने को मिले. जब मेरा प्री नहीं निकल रहा था, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा लगता था कि यार मैं मेंस रेडी हूँ, मेरे को मेंस लिखने को मिले, मेरे को मेंस एक्सपीरियंस करने को मिले. तो जब हमें वो मेंस एक्सपीरियंस करने को मिले, तो हम क्या चीज़ें सही करें और क्या गलत चीज़ें ना करें, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, वो हमें पहले से ही पता हो. वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. This is what is for you in this particular lecture, in this particular video. Any serious UPSC aspirant will take a note, will make notes from this particular lecture, because it will give you a lot of points to understand, to reflect upon, and to take home with you. A lot of points. ठीक है? So in this particular lecture, I'll be talking about a paper-wise experience, a paper-wise learning experience. वो आपको लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है. डोंट बी अ पैसिव लिसनर. राइट इट डाउन एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया. ठीक है? क्लियर? चलिए, लेट्स बिगिन. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन विद व्हाट इज ओवरऑल रिक्वायर्ड फॉर मेंस. ओवरऑल मेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले वो देखते हैं. तो देखिए, मेंस का अगर आप डिवाइड करोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. वन इज द प्रिपरेशन पार्ट एंड वन इज द ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन पार्ट. ठीक है? प्रिपरेशन पार्ट अगर आप मेरे को समराइज करना हो तो मैं दो तीन सिंपल कीवर्ड से समराइज कर दूंगा. मल्टीपल रिविजन्स, शॉर्ट नोट्स, राइटिंग स्पीड, राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है? आई समराइज इट. आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए अपने कंटेंट के. सबसे पहले तो आपको सही कंटेंट ही चाहिए, बट वो तो चलो ठीक है, अवेलेबल है मार्केट में. आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए उसके. आपको मल्टीपल रिविजन्स के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप मान लीजिए GS1 और GS2 के बीच में आपके पास 1 घंटा है रिवाइज करने के लिए, या 1 घंटा 15 मिनट है रिवाइज करने के लिए. तो आप उसमें कैसे पूरा GS2 रिवाइज कर पाए. सोचिए, पूरा GS2 का पेपर आप 1-1.25 घंटे में रिवाइज कर पाए. इतने शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, इतनी बार वो शॉर्ट नोट्स आपके पढ़े होने चाहिए. दिस इज द सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज ऑब्वियसली राइटिंग स्पीड. अगर आपका पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका 50 मार्क्स का हर पेपर में छूट जा रहा है, तो ऑब्वियसली डू नॉट स्टैंड अ चांस. तो वो राइटिंग स्पीड कैसे बनती है? ये राइटिंग स्पीड बनाने के लिए जैसे हमने SFG में फ्लैश सेशंस किए थे, अगली बार आप मेंस लिखेंगे आपके साथ भी करेंगे हम. फिर ये शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनवाए थे? थ्रू करंट अफेयर्स लेक्चर. ये करंट अफेयर लेक्चर अभी SFG 2024 वालों को भी सबको एक्सेसिबल है on the SFG mega group. Already they are being posted and they are being highly appreciated. राइट? फिर लास्ट आता है ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस. इसके लिए आपको बहुत सारे PYQs लिखने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, उनको डिस्कस करने होता है, देखना होता है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं. तो ये है प्रिपरेशन पार्ट. अगर आप इतना कर लोगे तो प्रिपरेशन सॉर्ट हो जाती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेपर वाइज कि किस तरीके से मेंस का एक्सपीरियंस था और क्या मिस्टेक्स होती है मेंस में. लेट अस फर्स्ट लुक एट द एसे पेपर.
सो ऐसे पेपर से मेरे को क्या समझ में आया इस बार, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि भाई द मार्केट इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ मिथ अबाउट द ऐसे पेपर। ये मैं पहले भी एड्रेस कर चुका हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देके बताता हूँ। पीपल से दैट द एसे इज दिस essays over the past years or this particular year has been philosophical in nature, है ना। फिलोसॉफिकल, दो फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, आपको फिलोसॉफिकल लिखने होते हैं। सही बात है, एग्री करिए। अगर आपने भी ये सुना है कि दो फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, आपको दो लिखना होता है, अगर आप ये मानते हैं और आपने ये सुना है तो अभी एग्री करिए मेरे साथ, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है। ओके, कैसे कह रहा हूं, देखिए आइए देखते हैं। ये इस साल का ऐसे पेपर है, इट्स ओके, आप देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। जब मैं आपको एसेज लिखवाऊंगा तो अलग से बताऊंगा पूरा का पूरा। सो ये एक सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए के आप टॉपिक देखोगे तो बिल्कुल ये टॉपिक आपको दिखेंगे कि ये थोड़े से कोट बेस्ड टॉपिक है, ये थोड़े से फिलोसॉफिकल है नेचर में, कि भाई नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, या फिर इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स, जो भी, ठीक है। इस पे आइए, ये सेक्शन बी है। मुझे बताइए, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, या एक सोसाइटी जहाँ पे ज़्यादा जस्टिस है उसको कम चैरिटी चाहिए होती है, ये कैसे फिलोसॉफिकल है? ये बिल्कुल फिलोसॉफिकल नहीं है नेचर में। ये तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स है ना, ये एक मैथ्स ओरिएंटेड टॉपिक है, ये एक सोसाइटी ओरिएंटेड टॉपिक है। ये देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज के ऊपर डिमांड्स, ये फिलोसॉफिकल कैसे है? ये तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक थीम बेस्ड ऐसे है। एजुकेशन पे ऐसे है तो फिलोसॉफिकल कैसे है? ये तो थीम बेस्ड है ना। ये सोसाइटी पे ऐसे है तो ये थीम बेस्ड है, ये सब्जेक्ट बेस्ड ऐसे है। तो ये कैसे बताया जा रहा है मार्केट में कि ये फिलोसॉफिकल है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ऐसा आप कह सकते हैं ना कि ठीक है सर, मान लीजिए मैं नहीं पता ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहां आपकी पहली लर्निंग है। देखिए, व्हेन यू गेट अ फिलोसॉफिकल एसे एंड व्हेन यू गेट अ सब्जेक्ट या थीम बेस्ड एसे, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है आपको ये समझना पड़ेगा। अ फिलोसॉफिकल बेस्ड एसे, अ फिलोसॉफिकल एसे requires a lot of depth, whereas a subject or theme based essay requires a lot of variety and diversity। मुझे एक बात बताइए कि अगर इस पर्टिकुलर एसे में, सपोज करिए ये वाला एसे है, सोसाइटी, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट लीड्स लेस चैरिटी। सपोज करिए ये वाला आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7। अगर आपको ऐसी सोसाइटीज के एग्जाम्पल्स नहीं पता जो ज़्यादा जस्ट हैं इसलिए उन्हें कम चैरिटी चाहिए, जो अनजस्ट हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा चैरिटी चाहिए, फिर इनके काउंटर एग्जाम्पल्स नहीं पता, तो आप ये ऐसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ना। आप कैसे अपने किसी भी आर्ग्यूमेंट को आपने दिया, अब आप उसको कैसे सब्सटैंशिएट करोगे इफ यू डू नॉट हैव एग्जाम्पल्स ऑफ दी सोसाइटीज प्रिपेयर्ड। अब जैसे मैंने यही वाला ऐसे अटेम्प्ट किया था, ये वाला ऐसे, अब मैंने ये क्यों अटेम्प्ट किया? क्योंकि मैंने अपनी जीएस की नॉलेज, जीएस के एग्जामिनेशन, जीएस का प्रिपरेशन करते टाइम ऐसे लगभग 30 कंट्रीज के मॉडल्स प्रिपेयर किए थे फॉर राइटिंग इन माई आंसर्स, कि भाई फिनलैंड का मॉडल क्या है, या फिर ऐसे साउथ अफ्रीका का मॉडल क्या है, न्यूजीलैंड में क्या अच्छा हो रहा है, जापान में क्या अच्छा हो रहा है, इंडिया की क्या चीज़ें हैं, ऐसे करके कुछ कुछ कंट्रीज़ के मॉडल्स प्रिपेयर किए थे। खराब वाले भी, अच्छे वाले भी, सिमिलरली सीरिया में क्या हो रहा है, या फिर एक टाइम पे यूगोस्लाविया में क्या हो रहा था, ऐसे करके प्रिपेयर किए थे एज एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली टू राइट इन माई जीएस, या फिर टू राइट इन माई एथिक्स, या फिर टू राइट वेयर एवर। अब क्योंकि मेरा ये प्रिपेयर था तो आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट दिस ऐसे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को ऐसे सोसाइटी के एग्जाम्पल्स आते हैं जो जस्ट हैं, जो अनजस्ट हैं, एंड काउंटर एग्जाम्पल्स भी आते हैं, कुछ कुछ डेप्थ वाले एग्जाम्पल्स भी आते हैं। सो माई पॉइंट इज कि अगर आपको ये एग्जाम्पल्स आते ही नहीं और आप सिर्फ फिलोसॉफिकल सोच के ऐसे को अटेम्प्ट कर दोगे, तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को? वही मान लीजिए ये है, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको बहुत एग्जाम्पल्स चाहिए या कुछ चाहिए, यहाँ पे तो आपको डेप्थ ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा है कि why is this so, how is this so, what does this quote mean, who are the wanderers, what is the meaning of being lost, are some wanderers lost, what is the difference between a wanderer who is lost and who is not lost, when do we call a wanderer lost, yeah, etc etc etc, जो भी। my point is here you require a lot of depth and here you require a lot of variety and diversity। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डेप्थ नहीं, डेप्थ तो यहाँ, डेप्थ तो हर जगह अच्छी लगती है, लेकिन विदाउट हैविंग वैरायटी एंड डाइवर्सिटी इन एग्जांपल्स हाउ विल यू अटेम्प्ट सच अ टॉपिक? कौन सी समाज के, कौन सी सोसाइटी के एग्जांपल्स लिखेंगे आप? तो पहली लर्निंग आपकी ये है कि जो ये मिथ है मार्केट में कि दो फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, ये गलत है। पिछले साल भी जैसे एक हिस्ट्री से एसे आया था, एक क्रैडल वाला एसे आया था, तो वो विमेन ओरिएंटेड था, विमेन की थीम से आया था।
तो ऐसे थीम बेस्ड एसेज आते हैं सेक्शन बी में। तो सबसे पहली बहुत बड़ी गलती यही है कि सबको लगता है कि दोनों सेक्शंस में फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ फिलोसॉफिकल की प्रिपरेशन नहीं करनी है, थीम बेस्ड एसेज की प्रिपरेशन करनी है। वो हम एसएफजी में कराएंगे आपको, बट अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है। और आपको जो मैंने ये बताया, ये बात याद रखनी है कि कैसे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, इस पर डिटेल्ड कि भाई ऐसे के नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, मेरे ऐसे के नोट्स जो थे इस बार मैंने कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल्स निकाले थे, क्या किया था, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देयर विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन नोट्स, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिखाऊंगा। ऐसे के अलग से दिखाऊंगा, जीएस के अलग से दिखाऊंगा, करंट अफेयर्स के अलग से दिखाऊंगा, ऑप्शन के अलग से दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वन पेजर नोट्स बनाते हैं, रिविजन नोट्स बनाते हैं। ये दिस विल कम वेरी सून ऑन द चैनल। डू लेट अस नो इफ यू वांट अस टू मेक इट, एंड probably we will be making it very soon and this will be very helpful. So अभी नोट्स नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि then it will get a very long video, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, but I'll show you, don't worry. अब जैसे देखिए, मान लीजिए यही वाला एक पॉइंट था, ये देखिए, ये मैंने ये अंडरस्टैंड यूपीएससी के मेगा ग्रुप में मिल जाएगा आपको। इसमें देखिए ये वाली कोड थी, नोट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। अब बाई चांस मैंने इसको प्रिपेयर किया था, अब यहाँ से ऐसे आ गया, सो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू अटेम्प्ट इट। बट माई पॉइंट इज़ कि अब इसके बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकते ना कि हाँ देखो देखो अंडरस्टैंड यूपीएससी ने ऐसे प्रेडिक्ट कर दिया था, राइट? कर तो सकते हैं बट करेंगे नहीं क्योंकि एथिक्स का पेपर सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है ना। खैर ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ गई आई होप। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, अब आपके लिए सेकंड चीज़ है कि भाई ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि दो तरीके के एसेज होते हैं। नाउ माई पॉइंट इज़ हाउ टू प्रिपेयर। तो मुझे ऐसा लगता है अपने तीनों मेंस के एक्सपीरियंस से कि दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया कि डेप्थ ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, एक मैंने आपको बता दिया कि डाइवर्सिटी इन एग्जाम्पल्स एंड आर्ग्यूमेंट होता है, राइट? अब इसके बाद क्या है कि आपको ये डाइवर्सिटी आएगी कहाँ से, आपको जो एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं वो किन चीज़ों पे करने हैं। सो देखिए, इसका जैसे मैंने एक तरीका क्या निकाला था कि मैंने ऐसे अलग अलग ऑप्शनल वाले लोगों के एसेज पढ़े, तो उनसे क्या हुआ कि हर इंसान जो अपने ऑप्शनल में कोई ऐसे लिखता है तो उसमें अपने ऑप्शनल का थोड़ा एक पॉइंट छोड़ देता है। तो हिस्ट्री वाले ने कुछ हिस्ट्री का बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ दिया, एंथ्रो वाले ने सपोज करो इवोल्यूशन का कोई बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ दिया, ट्राइब का कोई बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ दिया, सोसाइटी वाले ने किसी सोशल थिंकर का या किसी अच्छी सोसाइटी का ऐसा एग्जाम्पल छोड़ दिया। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है एक वेराइटी ऑफ इंटेलेक्ट डेवलप करने में। तो रीड करिए दूसरों के एसेज को और उनसे पॉइंट्स निकाल के रखिए। देन सेकेंडली, एक बुक्स होती हैं कि आप कुछ बुक्स कोट कर सकते हैं, इससे लगता है कि आपने वो बुक पढ़ी है। अब देखिए, बीइंग इन द प्रिपरेशन वी कैन नॉट रीड ऑल द बुक्स, सो देर आर ऑलवेज बुक्स समरी अवेलेबल। ऐसे एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं ऐसे इसमें शेयर कर दूंगा अंडरस्टैंड यूपीएससी के चैनल पे। तो यहाँ से क्या होता है कि आप वो समरीज पढ़ सकते हैं उन बुक्स की, तो आप अपने एसेज में कम से कम एक बुक डाल सकते हैं। देन सिमिलरली मूवीज़, तो मैं आपको मूवी की एक लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन सी मूवीज़ आप कोट कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, कुछ फिलोसोफर्स, कुछ थिंकर्स। माई पॉइंट इज बहुत वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ कंटेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब करना कैसे है विल बी टॉट टू यू, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कहाँ से किया था, वो सब हम बताएंगे। देन माई नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द एसे पेपर इज दैट पीपल पुट वेरी लो फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर। उनको लगता है कि सिर्फ राइटिंग है और हमारा तो राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, हम जाके लिख लेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आपको टॉपिक इंटरप्रिटेशन का नहीं पता है कैसे होता है, तब तक आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तब तक आप क्या करेंगे, बस यू विल एंड अप राइटिंग जेनेरिक 10 पेजेस, और जेनेरिक 10 पेजेस पढ़ के तो यार कोई जेनेरिक मार्क्स ही देगा ना। दे विल एंड अप मार्किंग यू 50, दो एसेज में मिला के आ जाएंगे 90 से 100 के बीच में, बट इससे तो कुछ भी नहीं होगा। पीपल आर स्कोरिंग 140s में, तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। सो इसके लिए आपको फोकस देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेपर पे, राइट? अगर आप कंटेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आपको एज नहीं मिलेगा। अगर आप कंटेंट प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली एज मिलेगा। कंटेंट प्रिपेयर करना, फिर टॉपिक को सही तरीके से इंटरप्रेट करके उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपने टॉपिक के साथ अलाइन करना, करेक्ट? सो दीज आर द फ्यू लर्निंग्स दैट आई हैड फ्रॉम द एसे पेपर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ते टाइम इस तरीके से आप एसे को हमेशा याद रखना है, अप्रोच करना है कि जब भी आपको जीएस में पढ़ रहे हैं तो आपको दिखे वहाँ पे। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको दिखे कि इसमें, जैसे मैंने अपने एसे में एक जगह मॉडर्न इंडिया का एग्जाम्पल डाला था कि ये वाला जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था, दिस पर्टिकुलर एसे, सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस नीड्स लेस चैरिटी। अब देखिए, मैंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट बनाया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो जस्ट सोसाइटी होती है उसको चैरिटी दे के अनजस्ट बनाया जाता है,
या फिर ये कह के कि तुम अनजस्ट हो, ज़बरदस्ती की चैरिटी इन पे थोपी जाती है। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि ये कह के सोसाइटी को कि यू आर अनजस्ट, वी विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ चैरिटी, ये कहाँ हो रहा था? दिस वॉज हैपनिंग इन कोलोनियल इंडिया। क्या सुना आपने? वाइट मैन्स बर्डन पढ़ा ना? वो क्या है? वो यही तो है कि आपकी सोसाइटी अनजस्ट है, आप अनसिविलाइज्ड लोग हैं, तो अब हम आपको चैरिटी के नाम पे आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। करेक्ट? तो इट इज नॉट ऑलवेज कि एक अनजस्ट सोसाइटी को चैरिटी की जरूरत होती है, कई बार एक सोसाइटी को अनजस्ट पोर्ट्रे करके उसको चैरिटी दी जाती है। सो इट वॉज काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट दैट आई जनरेटेड एंड रोट अ पैराग्राफ ओवर इट। माई पॉइंट इज, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना जीएस पढ़ रहे हैं, when you are reading the content for your GS, always remember to have a bit of essay in the mind कि यार किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। Alright, चलिए let's move ahead. This was about the essay paper. Now GS1 की सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आर टोटली इग्नोर्ड बाय यूपीएससी कई सालों से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वापस से मुश्किल है बहुत कि उठ के आए। इससे एक क्वेश्चन आया था रेलवे टाइप का कुछ, रेलवे का वर्ल्ड वाइड क्या इवोल्यूशन रहा, एंड दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये किसी को नहीं पता था तो आपको भी नहीं पता है, तो इट्स नेवर मेक्स अ डिफरेंस। सो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली टाइम नहीं देना है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में टाइम देना है आपको। बस बेसिक्स करके जाइए, क्योंकि बेसिक्स के अलावा कुछ भी आएगा तो वो किसी को नहीं आता होगा, उसको कैसे आंसर करना है वो मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, पहली हो गई ये लर्निंग ये। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, दूसरा ये वाली चीज़ आती है कल्चर और हिस्ट्री, और इसमें साथ साथ थोड़ा सा ज्योग्राफी भी ऐड कर लीजिए। नाउ ये एक बहुत मेजर चंक है इस पर्टिकुलर पेपर का, एंड दिस इज हाईली स्टैटिक, हाईली कंटेंट ओरिएंटेड। ठीक है, यहां पे एनालिसिस से भी ज्यादा कंटेंट की जरूरत है। तो इस कंटेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ने हैं और उनका मल्टीपल रिवीजन करना है, ताकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई वैदिक सोसाइटी का आज के टाइम पे क्या आपको देखने को मिलता है, कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, कुछ चेंजेस हैं क्या, या जो भी, या फिर ज्योग्राफी से सपोज करिए कोई बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जैसे एक वो जॉर्ड वाला क्वेश्चन आ गया था इस साल, है ना, FJORD, उसको प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू टैकल देम वेरी नाइसली इफ़ यू आर सॉर्टेड ऑन द रीडिंग पार्ट। अगर आपने रीड कर लिया, और ऑब्वियसली हैव टू रीड इट फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के लिए रीड करने के लिए साथ साथ आप ऐसे मीन्स के भी अपने नोट्स या फिर अपनी चीज़ें प्रिपेयर रखिए, ताकि आपको बस बाद में रिविजन की जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत टफ या बहुत ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस बात यह है कि क्योंकि कंटेंट बहुत दिमाग में ऐसा होना चाहिए सेट, तो उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है, बिकॉज इट इज़ हाईली स्टैटिक एंड कंटेंट ओरिएंटेड। इसमें आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। हाँ, डिमांड समझने के लिए या स्ट्रक्चर समझने के लिए, प्रेजेंटेशन समझने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ज्योग्राफी में मैप्स कैसे बनाए उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अपने एग्जाम्पल्स कैसे डालें मॉडर्न इंडिया कल्चर में उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटेंट के मतलब कंटेंट पे लैक करोगे और आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर लोगे तो काम चल जाएगा, नहीं। सो यू हैव टू बी थरो विद द कंटेंट पार्ट. Okay, that is one thing. Now the third part from this particular paper is the society part. Now I believe that society and governance of GS2, these are currently the most dynamic part of GS papers that UPSC is asking. मेरे पर्सनल मानना ये है, आप क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे अपनी सोसाइटी के पेपर में, इस बार कडलिंग के ऊपर क्वेश्चन है, मैरिज का सेक्रामेंट नेचर कैसे बदल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन है, मैरिज का सेक्रामेंट कैसे बदल रहा है। तो द क्वेश्चंस आर हाईली डायनामिक इन नेचर। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या पॉइंट है कि इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, आप ना कभी भी चाइल्ड कर्डलिंग प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो पेपर में, कोई भी नहीं जा सकता है, सोशो ऑप्शनल वाले नहीं जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता है। नो बडी कैन प्रिपेयर चाइल्ड कर्डलिंग एंड गो इन द पेपर। सो नाउ वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जो भी आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है, जो भी आपके समाज की समझ प्रिपेयर्ड है, और जो आपका कंटेंट प्रिपेयर्ड है फॉर सोसाइटी, सोशल जस्टिस या कुछ भी, उसको आप कितने अच्छे से अपने आंसर्स में यूज कर पा रहे हैं। तो सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वंस यू आर डन विद योर बेसिक रीडिंग्स, वंस यू आर डन विद योर बेसिक नोट्स, स्टार्ट राइटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। इन आंसर लिखने से क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो भी कंटेंट है वो आप अलाइन कैसे कर सकते हो इन आंसर्स के साथ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज the paper is so dynamic, this part of the paper is so dynamic that you will never be able to read the content about every question. कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ से पढ़ोगे ये चीज़ें, कडलिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते आप, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। सो इट इज़ बेटर टू पुट योर टाइम in understanding the basics and then learning the art of answer writing, the art and science of answer writing.
कि उसको लिखना कैसे है. नाउ हाउ डू यू हैव टू अलाइन योर कंटेंट एज पर द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड टू राइट अ गुड इनफ आंसर. जो ये कर ले जाएगा उसको सोसाइटी के क्वेश्चंस में एज मिल जाएगा एंड ओवरऑल GS1 में एज मिल जाएगा, क्योंकि सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ अ लार्ज चंक. बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, देन let's go to the next paper. Let's talk about GS2. So if I have to say that one paper that was particularly tough this year than any of the previous year, it was GS2. GS2 was tougher than last year, actually tougher than last year. Why so? बाहर से देख के तो देखिए बहुत आसान होता है कहना. मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ कि the worst breed of people in UPSC are those who sit outside the examination hall, call the paper easy and then tell that these questions were from my predictable areas. मैंने ऐसे मजाक में SFG में मीन्स खत्म होने के बाद कहा था कि एक ऐसे लिखे इस टॉपिक पे कि द वर्स्ट ब्रीड ऑफ पीपल इन UPSC आर हु सिट आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड कॉल द पेपर इजी एंड से दैट आई प्रेडिक्टेड दीज क्वेश्चंस. कभी भरोसा मत करिए ऐसे लोगों पे, कभी भरोसा मत करिए. अगर आप थोड़े भी सेंसिबल इंसान हैं तो जो भी आपको ये बता देना कि हमने तो पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था, देखिए ना हमारे लिए कहना कितना आसान है कि ये देखो एज इट इज़ हमारी कोड प्रेडिक्ट हो गई, बट ये हो गई क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, ज़ीरो. तो नहीं होता है ऐसा, है ना, कुछ प्रेडिक्ट नहीं होता है. अभी मैं आपको GS3 के टाइम पे जब लेक्चर्स दूंगा तो आप देखोगे कि मैंने एज इट इज़ बोल के लिखवा रखा है कि लैंड रिफॉर्म्स के 5 वैल्यू एडिशन लिख लो, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा. तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया क्या ये कि लैंड रिफॉर्म्स पे जो क्वेश्चन आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का टॉपिक तो आएगा ही ना. आपने क्या नया बता दिया? तो कोई ये प्रेडिक्शन वालों पे कोई भरोसा मत करिए बिल्कुल भी यार, ये सिर्फ आपका पागल बना रहे हैं, है ना. इसमें प्रीवियस ईयर UPSC रैंकर्स हैं, इसमें सो कॉल्ड मेंटोर्स एंड गाइड्स हैं जो ऐसे दूसरे टॉपर्स के नाम पे अपनी कोचिंग्स चला रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल, नेवर बिलीव देम, नेवर एवर बिलीव देम. द पेपर्स आर नॉट ईजी फ्रॉम एनी एंगल एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट UPSC पेपर्स एज इट इज़, है ना. उनका वो वाला सीन है कि हमने फैमिली लिख दिया था क्वेश्चन में और फैमिली तो सेक्रेमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो ठीक है सेम है. अरे भाई फैमिली UPSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 4 बार पूछा है, बट ये देखो ना एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया है. सो इट्स बाहर आइए, है ना, इस चीज़ से, इस लूप से बाहर आइए. अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रेदर देन ये कि कौन कितना प्रेडिक्ट कर लिया और उसके हिसाब से फिर उनके कोर्सेज खरीदने में लग जाने से बेहतर है कि अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए. इट विल ऑलवेज पे यू गुड बेनिफिट्स देन दिस टूम फॉलरी, है ना. इस टॉम फूलरी के चक्कर में मत पड़िए. चलिए खैर अभी GS2 पे आते हैं हम. सो GS2 was tougher than the previous years. Why? Because there was a lot of specific questions that were asked this year. Specific questions, for example, in polity, they asked about parliamentary committees का structure and parliamentary committees on economics and what are their functioning etc. तो इतना specific question generally नहीं आता है. Question generally आता था parliamentary committees पे, इस बार उसके structure पे और एक particular dimension उठा के इस पे question आया है. देन सेकेंडली देयर वाज क्वेश्चन कि स्टेट के लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए विमेन का कौन से NGOs एंड सिविल सोसाइटीज़ कैसे काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं. टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस दिस ईयर. देन क्वेश्चन लाइक IMO, है ना, मतलब IR तो इस बार इट वाज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. IR एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार आप थीम्स देख सकते हो कि यार SCO से क्वेश्चन आएगा, OCS से क्वेश्चन आएगा, G20 से क्वेश्चन आएगा. हर साल लोग ये चीज़ करते हैं और बहुत हद तक ठीक भी बैठती है, बट है ना, हर सभी करते हैं. कोई ऐसे UPSC टॉपर और प्रीवियस ईयर रैंकर्स ही नहीं करते स्पेसिफिकली, बहुत लोग करते हैं. सो माय पॉइंट इज इस बार इट वाज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. अरे अगर इतना ही बड़ा प्रेडिक्शन है तो आप एक बात बताओ ना, आपके GS2 का आप जो फाइनल पेपर ले रहे हो उसमें दे दो IMO का क्वेश्चन. एक कोई तो ऐसे रैंकर हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने ना 2-3 साल पहले ये बोला था कि देखो गांधी एंड टैगोर पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा और देखो UPSC ने अभी इस साल मेंस में गांधी एंड टैगोर पे क्वेश्चन पूछ लिया. एंड आई एम लाइक क्या बोल रहे हो आप? आपने 2-3 साल पहले बोला था प्रीलिम्स के लिए, 2-3 साल बाद मेंस में पूछा है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि आपने प्रेडिक्ट कर दिया? ये किस तरह की बात है यार? मतलब क्यों ऐसे नए बच्चों का पागल बना रहे हो? कह दो ना कि पेपर अनप्रेडिक्टेबल था, कह दो ना कि टफ था, क्यों इतना आप ये सब कर रहे हो? बट खैर ठीक है, सब टू ईच हिज ओन. माई पॉइंट इज दैट GS2 वॉज टफर दिस ईयर बिकॉज देवर अ लॉट ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस दैट आर टफ टू थिंक ऑन द स्पॉट. बाहर बैठ के कुछ भी लगे वहाँ होता है, मुश्किल होता है. देन international relations became tough because earlier the themes that were
प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड या फिर दैट वर सेड कि भाई इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो नहीं आए इस बार। आईएमओ या फिर ऐसे नेटो का क्वेश्चन बहुत घुमा के आ गया। सो ऐसे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन था एससीओ का, वो पूरी दुनिया ने प्रेडिक्ट कर रखा था क्योंकि एससीओ की प्रेसिडेंशियलशिप इंडिया के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे क्वेश्चन आना ही था। दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि किसी ने वो क्वेश्चन बता दिया है। सो ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जीएस टू का पेपर वॉज टफर दिस ईयर। तो अगर कोई एक्चुअली में आपको बोल रहा है कि जीएस टू का पेपर इस बार टफर था, तो हाँ, उसको थोड़ी बहुत पेपर की अंडरस्टैंडिंग है, पहली बात। नाउ अब समझिए दूसरी चीज़ कि आपको प्रिपरेशन में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। जीएस टू की प्रिपरेशन अब जनरलाइज नहीं रह गई है। इट इज़ नो मोर अ जनरल प्रिपरेशन, इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, अ वेरी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। वाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एडेड कॉन्टेंट। क्यों? क्योंकि अब स्पेसिफिक आपसे केस लॉज पूछ लिए जा रहे हैं, आपको हर क्वेश्चन में केसेस कोट करने हैं, आपको हर क्वेश्चन में आर्टिकल्स कोट करने हैं, जजमेंट्स कोट करने हैं, कमिटीज़ कोट करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पॉलिटी 365 का लेक्चर लिया। ये 6.5 आवर्स के आसपास का लेक्चर है। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए हैं, एसएफजी मेगा ग्रुप में इट इज़ ऑलरेडी पोस्टेड। इन लेक्चर्स में मैंने नियरली 60 सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ाए हैं, है ना। और इतनी बार रिपीट कर करके शॉर्ट नोट्स बना के जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। फिर आप कुछ अलग से पढ़ते हैं, तो आपके पास जब ऐसे 60 70 80 केसेस आपके दिमाग में होते हैं, तो फिर आप उनको अलग अलग आंसर्स में अलग अलग तरीके से कोट कर पाते हैं, एंड दिस गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर आंसर। सिमिलरली इट इज़ अबाउट आर्टिकल्स कि आपको कम से कम ऐसे 50-60 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या रटे होने चाहिए, है ना। कि आर्टिकल, अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ आर्टिकल 121 में क्या है, आर्टिकल 122 में क्या है, ये किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करते हैं, दोनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे ये इस चीज़ पर आपकी मेहनत लगेगी कि आपको 50-60 आर्टिकल्स ऐसे याद करने रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक वंस, है ना। ये नहीं बोल देना है कि हमें स्टार्टिंग के 51 याद है, नहीं, ऐसे नहीं। बाद वालों में से बोल रहा हूँ, आपको 50-60 50-60 आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। सिमिलरली इट इज़ अबाउट कमिटीज, इट इज़ अबाउट कमीशंस। तो ये सब चीज़ें मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी कराई हैं। यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स, प्लस देन यू कैन ऐड देम ऑन एज you go forward with the monthly magazines. अच्छा, regarding this there will be a separate lecture that will come very soon regarding current affairs, कि आपको यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। तो जब हम बोलते हैं कि मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, ये वो क्विज, डेली करंट अफेयर, फलाना ढिमाका, तो इसको इतने सारे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें क्या सोर्स चाहिए, उसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि आपके मेंस में एज इट इज़ काम आ जाए। ऑल ऑफ दिस विल बी सिमिलरली वेरी सून टैकल्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, सो दैट विल बी डन। उसमें आपको GS2 GS3 में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नाउ वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग GS2, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट बीइंग जेनेरिक, यू आर प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स, जजमेंट्स, कमीशंस, कमिटीज, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, डायग्राम्स ऑल्सो, है ना। प्लस फिर उन सबको अपने आंसर्स में कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन कैसे समझना है, वो सब है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस GS2 की SFG में बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सो यू कैन जस्ट चेक द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ इट। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट GS2 के आंसर राइटिंग। 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वी विल स्टार्ट GS2 के आंसर राइटिंग इन द SFG, सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो और डेफिनेटली ये वाले लेक्चर्स बिल्कुल मिस मत करिएगा, गो एंड वॉच दीज लेक्चर्स। इसमें ऑलरेडी ऐसे 60+ सुप्रीम कोर्ट केसेस, नंबर ऑफ 50-60 आर्टिकल्स कम से कम, कमीशंस, कमिटीज़, उनके रिकमेंडेशंस, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, डेटा, फैक्ट्स, येस वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, डेटा एंड फैक्ट्स। एकदम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा किसका है, कौन सा फैक्ट किसका है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर्ड हैं, यू नीड टू गो एंड वॉच देम। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट आई आर का देखिए कि जैसे आई में अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक हो जाता है या ऐसे बहुत ही नई थीम से क्वेश्चन हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको अपना आंसर डाइवर्स करना है ना। आपको अपना आंसर कंटेंट रिच करना है, आपको आपके आंसर में नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं। ये कैसे होता है? ये होता है जब आपने आई को ऐसे होलिस्टिकली कवर किया हो फ्रॉम वेरियस एंगल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे मैंने जब आई का 365 पढ़ाया, a lot of people have watched those lectures, तो यू विल सी कि मैं स्पेसिफिकली ऐसे बताता था कि ऐसे सोचिए कि अगर किसी भी 2 कंट्री के बीच में रिलेशंस की बात हो रही है तो कौन से 10 डायमेंशंस पे बात हो सकती है ना। जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ह्यूमन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, किस किस एंगल्स पे बात हो सकती है, टूरिज्म, ट्रेड, देन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या, देन कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स हो रहे हैं क्या,
पीपल टू पीपल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, लीडर टू लीडर एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ऑल ऑफ मतलब और भी। तो ऐसे मैंने मल्टीपल डायमेंशंस लिखवाए हैं. तो इवन इन क्वेश्चंस दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट और यू हैव वेरी लेस आइडिया अबाउट, यू विल बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स व्हेन यू विल थिंक अपॉन दीज एंगल्स. तो ये एंगल्स ऑल आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करा दिए गए हैं. जो लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिनके पास उसका एक्सेस नहीं है, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू शुड वॉच दीज लेक्चर्स टू प्रिपेयर योर GS2 वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, ये GS2 के नियरली 25 आवर्स के टोटल लेक्चर्स हैं. आई टुक देम इन SFG मेंस 2023. जो लोग इस बार का मेंस लिख के आए हैं उनके लिए लिए थे, एंड देन आई हैव प्रोवाइडेड देम available to everybody who's written 2024 and 2025. So make use of them to make your notes. Very important. Okay, GS2 में समझ में आ गया आपको कि इस बार का पेपर कैसा था और आगे क्या करना है. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट GS3. सो मेरे अकॉर्डिंग GS3 इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द GS पेपर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है. लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स है ना. आपके पास इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर अलग है, बेसिक इकोनॉमी अलग है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, देन आपके पास साइंस एंड टेक है, आपके पास एनवायरनमेंट है, आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी. सो देयर इज अ लॉट टू प्रिपेयर है. डिजास्टर मैनेजमेंट है, देख रहे हैं आप. सो देयर इज अ लॉट टू प्रिपेयर है, लॉट ऑफ पॉइंट्स टू प्रिपेयर है. सो ये लेंथीएस्ट पेपर है, इसलिए आप देखेंगे. एंड इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, टेक्निकल आते हैं नेचर में. सो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें स्कोर जो है वो लो जाता है लोगों का. क्यों? क्योंकि टेक्निकल जो एरिया है वो आपको टेक्निकल आंसर डिमांड करेगा. तो अगर आप उसमें जेनरिक कुछ भी ऐसे सिर्फ लिख के आओगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. कोचिंग तो है नहीं कि सबको 4.5 से 5 के बीच की रेंज में दे दो, है ना. ये तो UPSC है तो सही से चेकिंग करता है. सो खैर, दैट बीइंग वन पॉइंट. इसमें आपको क्या याद रखना है कि व्हेन यू आर डूइंग दिस, इस बार का पेपर स्पेसिफिकली 2023 का पेपर वॉज लेस वेग देन द लास्ट ईयर्स. पिछले सालों में पेपर बहुत ज़्यादा वेग आ रहा था कि ऐसे कोई चीज़ पूछ ले जो किसी ने नहीं पढ़ी है. इस बार भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द इंटेंसिटी ऑफ वेगनेस वाज लेसर. अब ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम लग रहा हो. ऐसा हो सकता है कि आपको और ज़्यादा वेग लगाओ. हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वी कैन डिफर ऑन दैट. मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इसके पहले अपने जब मेंस में देता था तो मुझे ज़्यादा वेगनेस लगती थी पेपर में GS3 के. इस बार थोड़ी वेगनेस का लेवल थोड़ा सा कम लगा है, इंटेंसिटी में भी और नंबर्स में भी. खैर, अब बात करते हैं कि GS3 के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. तो GS3 में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास आपके टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर्ड हो. मैं GS3 की बहुत जल्दी एक स्ट्रैटेजी डालूंगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर कोई पेपर अपने सिलेबस के बेसिस पे मैप होके आता है तो वो GS3 का है. अगर लिखा है एक टॉपिक फार्मिंग अपस्ट्रीम, मतलब कुछ भी ऐसे लिखा है, मार्केटिंग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, कुछ भी लिखा है, सीधा वहीं से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा. सीधा ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया इस साल. तो सीधा अगर सिलेबस से मैप होके कहीं कोई पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो वो GS3 में आता है हमेशा. तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए थे. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स का एक टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में GS3 में. अब व्हेन आई वाज टेकिंग द GS3 लेक्चर आई सेड कि मुझे मैंने 5 पॉइंट्स बताए कि ये 5 वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैं. आपके पूरे के पूरे लैंड रिफॉर्म्स के आधे पेज के नोट्स होने चाहिए, उसमें 5 पॉइंट जरूर लिखे होने चाहिए. जैसे एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, स्वामित्व स्कीम जो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी. देन एक मॉडल एक्ट आया है अभी नीति आयोग का, है ना, जिसने लैंड टाइटलिंग को चेंज किया है इंडिया में. फिर एक चीज़ है जैसे टी-हेक कमीशन है, फिर ऐसे एक भूमि पोर्टल है. तो ऐसे ऐसे करके देर आर 4-5 एरियाज. फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP बोलते हैं उसको, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये. तो ऐसे करके 5-6 पॉइंट्स. अब द पॉइंट इज कि ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली इस एरिया से ना आए, इन एरिया से, इन पॉइंट से ना आए. लेकिन आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग यही है कि अगर आपको कुछ वैल्यूएडिशन पॉइंट्स पता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, आप उनको कैसे अपने आंसर में इतने अच्छे से यूज़ करो कि वो फोर्स्ड ना लगे, ऑर्गेनिक लगे. यही है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. इस बार का जो लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन था वो डायरेक्टली इन चीज़ों पे नहीं था, लेकिन स्टिल जो लोग इन चीज़ों को अपने आंसर में यूज़ करके आएंगे उनको डेफिनेटली एक एज तो मिलेगा ना. अगर वो ऑब्वियसली सही से यूज़ करके आएंगे, फोर्स नहीं लगेगा वो. तो डिमांड मीट करते हुए अगर आप वैल्यू एडेड कंटेंट को ऐड कर रहे हो अपने आंसर में तो इट ऑलवेज फेचेज यू बेटर मार्क्स. ये आपकी अगली लर्निंग है. तो GS3 जब अभी हम SFG में स्टार्ट भी करेंगे और आप अगर खुद से भी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव पॉइंट वाइज नोट्स विच आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, कि इसमें सिर्फ आप कैसे वैल्यू एडेड बातें लिखी हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं बस प्रॉपर, एंड देन यू आर सॉर्टेड विद दिस, है ना. जैसे इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो व्हेन आई वाज टेकिंग इकोनॉमी का लेक्चर तो मैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ा रहा था. तो मैंने डिजिटल पेमेंट में बोला कि देखो एक ग्राफ, एक डेटा था कि किस तरीके से पर कैपिटा, ये आपको क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको, पर कैपिटा डिजिटल पेमेंट
किस तरीके से इंडिया में इंप्रूव हुई है ओवर द ईयर्स। तो 2014 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी और 2022 में कितनी थी, राइट। ऐसा कुछ करके वो था, इसमें 2.4, इसमें 20 और इसमें 24, ऐसा कोई डेटा था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस डेटा एज इट इज, मेक इट इन अ ग्राफ, इसको एक ऐसे ग्राफ बना लो। ऐसे यहाँ पे लिखो 2014, यहाँ पे लिखो 2020 और यहाँ पे लिखो 2022 और यहाँ पे बनाओ ऐसे 2.4, यहाँ पे बनाओ 20 और यहाँ पे बनाओ 24 एंड देन शो इस तरीके से ग्राफ में, ऐसे ग्राफ में बना के दिखाओ इस चीज़ को, यहाँ पे लेबल कर दो। अब दूसरी पॉइंट मैंने इसमें बताया कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स के अंदर नंदन नीलेकानी कमेटी है जो आपको कोट करनी है। तीसरी चीज़ आपको आरबीआई का विजन स्टेटमेंट कोट करना है ऑन डिजिटल पेमेंट को, किस तरीके से वो हर पेमेंट डिजिटल का एक कैंपेन चला रहे हैं। आपके पास 3-4 पॉइंट हो गए, 3-4 वैलिडेशन पॉइंट हो गए। अब आप जब एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपने देखा कि आपके सामने एज इट इज क्वेश्चन आ गया है डिजिटल पेमेंट्स का। तो अब पॉइंट ये है कि आपका ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड चीज़ है, तो आप तो उसको यूज़ करोगे ना यार। आपकी दूसरी चीज़ प्रिपेयर्ड है, कुछ वैलिडेटेड कंटेंट प्रिपेयर्ड है, तो आप उसको कहीं वे फॉरवर्ड में या कहीं रिकमेंडेशंस में दिखा के ही आओगे, इशूज़ में दिखा के आओगे, इंट्रोडक्शन में दिखा के आओगे। दिस इज़ द पॉइंट। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं जीएससी का, है ना, करंट से, स्टैटिक से, आप मेक श्योर करिए कि आप उसको ऐसे हाफ पेजर या 1 पेजर नोट्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। नोट्स अगेन अगर आपको बनाने में इशू आ रहा है तो आई विल मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नोट्स, पूरे नोट्स डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि इस बार कैसे ऐसे हाफ पेजेस में, जैसे बहुत ही ऐसे छोटे से हाफ पेज में मैंने डिजिटल पेमेंट के नोट्स बना रखे हैं और उसी में आप देखेंगे कि ग्राफ भी है, कमीशन कमिटीज़ के नाम भी लिखे हैं, कुछ और डेटा लिखे हैं, आरबीआई का कुछ कुछ लिखा है एंड इतना इनफ है मुझे अपने आंसर को कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छे आंसर में। सो ऐसे करके आप उसको अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। ओके। सिमिलरली जब साइंस और एनवायरनमेंट की बात आती है तो आपका बहुत ही सिंपल सा है, इसके लिए आपको अगेन किसी से कोई मतलब ऐसे कोर्सेज वोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा है कि आप स्टैटिक जो अपना प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो वो, प्लस करंट अफेयर्स फ्रॉम 365 बुकलेट, मोर देन इनफ। इतना पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आना है क्वेश्चन तो इसमें से आ जाएगा, नहीं आना है तो किसी को नहीं आएगा, देन आपकी आंसर राइटिंग की स्टाइल काम आ जाएगी। बस दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाना है। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक सोर्स, वो हम अभी GS3 में कराएंगे BSFG में। सो आप उसके नोट्स बना के जस्ट कन्वर्ट देम टू शॉर्ट नोट्स एंड यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू मूव अहेड। ओके, आई होप ये वाली चीज़ क्लियर है एकदम, राइट। लास्ट इज GS4। GS4 का भी हम ज़्यादा डिटेल में लेक्चर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि GS4 का पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा सा इस बार कम लेंदी था। आप हो सकता है तो वर्ड काउंट करके बताएंगे तो शायद दिखे भी, मुझे देखने में, पढ़ने में, इंप्रेशन में लग रहा था कि स्टडीज़ वो लाइक ऐसे पिछले साल के कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी थी, इस बार थोड़ी सिंपलर भी थी देन ऐसे। बट वॉट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग जो GS4 चेक करता है आपका, तो GS4 में आपको अंडरस्टैंडिंग की और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी हाईली रिक्वायर्ड, वेरी हाईली रिक्वायर्ड। आपको इंटर रिलेशंस डेवलप करने आने चाहिए बिटवीन वेरियस टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे दिखेगी? अंडरस्टैंडिंग आपकी दिखती है गुड आर्ग्यूमेंट्स में, इंटर रिलेशंस में और तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल सिर्फ ये नहीं होते कि हमने बहुत सारे सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल रट लिए और कहीं भी हम उनको चिपका के आ रहे हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन वॉज ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेकंड क्वेश्चन वॉज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस की फंडिंग। आप कहाँ से इसमें सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल लिख लेंगे अगर आपको बाकी एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं तो, अगर आपने प्रैक्टिकल प्रिपरेशन नहीं की है तो, राइट। देन आपके पास टॉपिक वाइज वैल्यूएडेड कंटेंट इसमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। टॉपिक वाइज वैल्यू एडेड कंटेंट प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, ये मेरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने OECD वाली प्रिपेयर की है, ये मैंने सेबी का 49 क्लोज ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट प्रिपेयर किया है, ये मैंने एक कमेटी प्रिपेयर की है कुमार मंगलम बिरला, ये मैंने ऐसे करके एक रिकमेंडेशंस प्रिपेयर की हैं जो दी हैं ARC ने या जिसने भी, कुमार मंगलम बिरला ने, जिसने भी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ARC ने तो नहीं बट जिसने भी दिया, नीति आयोग ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या बोला, ऐसे करके आपके पास 4-5 चीज़ें प्रिपेयर्ड है। वंस यू आर प्रिपेयर्ड विद दीज थिंग्स, इसके बाद क्या रह जाता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से इसको मोल्ड कर लें। तो ऐसे हर टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज आपके पास कुछ वैल्यूडेड कंटेंट आपको प्रिपेयर्ड और रटा हुआ होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी मेजर लर्निंग फ्रॉम एथिक्स। बाकी एथिक्स के पेपर को, बाकी पेपर्स को भी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज SC एंड GS। ऑप्शनल की भी बात नहीं करूंगा, ऑप्शनल की बात मैं पर्टिकुलरली उस वीडियो में करूंगा जहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑप्शनल के अपने ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप लास्ट में बहुत ईजिली रिवाइज कर सके।
कि अगर आपके पास बीच में 1 घंटा भी है तो उसमें आप पूरा का पूरा ऑप्शनल का पेपर कैसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज करिए अपने एक ऑप्शनल के पेपर पूरा का पूरा आपका 25-30 पेजेस में आ गया है, तो आप 25-30 पेजेस को, और सपोज करिए आप उनको 3-4 बार पढ़ चुके हैं, वो अंडरलाइंड है, मार्क्ड है, आपको याद भी है, तो अब वो 1 घंटे में रिवाइज करना बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो वो कैसे बनाने होते हैं, क्या बनाना होता है उसमें, आई विल शो इन अ डिफरेंट वीडियो। ओके, ये है रिगार्डिंग मेंस एक्सपीरियंस, और आपकी क्या, मेरी क्या लर्निंग है इसमें, बाकी लोगों को क्या इश्यूज़ आए। आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट ऑन पर्पज़ ताकि आप लोग देखें इसको। एंड मोर ओवर, देखिए एक चीज़ हमेशा होती है इन सब चीज़ों की बियॉन्ड, एक चीज़ हमेशा होती है, वो होती है इमोशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस का पार्ट होता है, तो ये मैं लास्ट के लिए रखना चाह रहा था। आई जस्ट टेक 2 more minutes। देखिए हर इंसान, whoever gives means goes through a lot of emotions। अब मतलब शेयर करने की बात है तो मैं आपसे बताता हूँ, देखिए कोई कितना भी आपको बाहर से स्ट्रिक्ट लगे, बाहर से आपको लगे कि वो प्रिपेयर्ड है या कुछ भी है, देर इज़ अ सेल्फ डाउट, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टॉर्म दैट इज़ गोइंग इनसाइड एवरी पर्सन। मैं अपने एसए के पेपर से पहले दिन दोपहर में मुझे घर से निकलना था, सेंटर जाना था, एंड आई क्राइड, और क्राइड ऐसे बस्टेड आउट। तो किसी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये मेंस प्रिपरेशन, ये मेंस साइकिल है, यूपीएससी प्रिपरेशन इन जनरल अफेक्ट नहीं करती है, सबको अफेक्ट करती है। पॉइंट ये है कि आपको जब वो इमोशंस अफेक्ट कर रहे हैं तो क्या आप खुद को पुश कर सकते हैं, और क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको पुश कर सकते हैं। क्या आपके पास ऐसे कुछ मेंटोर्स हैं, क्या आपके पास ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं, क्या आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको उस टाइम पे पकड़ के रख सकते हैं, आपको खड़ा कर सकते हैं, आपको पुश कर सकते हैं, कि आप खुद को वो डायरेक्शन दे सकते हैं। वही तय होता है। देखिए इमोशंस का आना, इमोशंस का होना बुरा नहीं है, उनका सप्रेस हो जाना, उनका बाहर ना निकल पाना, उनका आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना, वो बुरा है। यही गैप है इमोशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में, कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाले इंसान को पता होता है कि अपने इमोशंस क्या हैं, कैसे हैं, कब हैं, इनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे मैनेज करना है। एंड ऑब्वियसली हैविंग पीपल अराउंड यू हु कैन डू दैट फॉर यू इज ऑलवेज अ चेरी ऑन द केक, राइट। तो ये इमोशनल एक्सपीरियंस वाला पार्ट हमेशा होता है। मैंने पहले भी अपनी किसी ऐसे की वीडियो में बताया था, एक ऐसे एक्सपीरियंस की वीडियो डाली मैंने मेगा ग्रुप पे, वहाँ पे बताया था मैंने कि किस तरीके से मैं अपने पहले मेंस के ऐसे के पहले रात में बहुत एंशियस था, एंड देन आई वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग वॉक। अभी इस साल भी देखिए सेम चीज़ हुई है। मैं अपने ऐसे से पहले दिन, शायद 14th की बात है ये, 14th सितंबर की, शाम 4-5 बजे की बात होगी। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ लाइक सडनली, सुबह से ठीक था सब, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेरी वेल। सुबह मैंने 1-2 लोगों से बात की, 2 दोस्तों से बात भी की, बट उसके बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू लाइक काम माई सेल्फ डाउन। तो आई स्टार्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी मैं वो बहुत जल्द आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की वो वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा अभी, ऑब्वियसली इन द मेगा ग्रुप, तो वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पोस्टेड है और अभी आने वाला है। तो मैं अपने ऐसे से पहले दिन कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा था वो आपको उसमें जानने को मिलेगा, राइट। खैर दैट बीइंग सेड, माई पॉइंट वॉज, तो आफ्टर दैट शाम आते 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 आई वॉज सो फिल्ड अप विद इमोशंस, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों से आप सिर्फ बाकी लोगों को बोल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो उनको, उनको आगे बढ़ा रहे हो, उनको इमोशंस को देख रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आपके इमोशंस का क्या। तो वो सब ऐसे क्लब होके बस्ट आउट हुए। बट देन देर आर ऑलवेज पीपल हु आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, हु आर देयर टू सपोर्ट यू, टू हैंडल यू अप। तो खैर, और आप फिर एक बार हो जाता है, फिर आप खुद को ऐसे पुश करते हो कि हाँ चलो ठीक है यार, पेपर तो लिख के आना है, एंड यू काइंड ऑफ चेरिश अबाउट इट। सो मेरा पॉइंट ये है आपको समझाने का कि अगर आप अपनी जर्नी में कहीं भी किसी इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं तो उसके बारे में बुरा मत फील करिए। ओके, वी आर ह्यूमन बींग, इवन एनिमल्स हैव इमोशंस यार, हम तो इंसान हैं, हम तो उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उन्हें सप्रेस मत करिए। इट्स ओके टू एक्सप्रेस, एंड देन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन उसकी, उनको एक्सप्रेस करने के बाद आप उनसे आगे बढ़ें, आगे सीखें। ऑलराइट, आई होप इससे आपको कुछ समझ में आया है। आई वॉन्टेड टू मेक अ लॉन्गर वीडियो, बट फिर उसका लाइक ऐसे लोग देखते नहीं हैं, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माई वॉइस टू रीच टू पीपल, दैट पीपल वॉच दीज लेक्चर्स। एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा मिला है, क्या लर्निंग्स मिली हैं, आप वो लर्निंग्स कॉमेंट में लिखिए, और प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, प्लीज़ स्प्रेड द वीडियो। तो मैं जनरली ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट वी डेफिनेटली नीड दिस, वी डेफिनेटली नीड मोर सपोर्ट, एंड वी डेफिनेटली नीड मोर ऑडियंस टू वॉच दीज थिंग्स, ताकि हम ओवरऑल एक कलेक्टिव सही गाइडेंस की दिशा में मूव कर सकें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
ओके, ऑल राइट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, कोई डायरेक्शन मिली हो आपकी प्रिपरेशन को। दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंटली इसके साथ आपको क्लब करनी है, एक नोट्स वाली वीडियो और एक करंट अफेयर्स वाली वीडियो। उससे आपको एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर पूरी ड्रॉ हो जाएगी कि कैसे आपकी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन होती है। ऑप्शनल का अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कैन वी वाइंड अप दिस वीडियो फॉर टुडे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगी। यू कैन ड्रॉप मोर देन वन कमेंट्स ऑल्सो। मैंने बीच में भी आपसे कुछ चीज़ें पूछी थी, तो उनको आंसर करते हो आप मोर देन वन कमेंट्स भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई रिप्लाई टू देम, आई ऑलवेज डू, और अब तो और ज़्यादा करूँगा। सो आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स, आई बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। प्लीज़ लेट अस नो if you want us to make any particular more videos and what did you get from this particular video, क्या समझ में आया आपको, अच्छी लगी नहीं लगी, anything that you want to share, anything that you want to talk about, all of that can be mentioned in this particular वीडियो के कमेंट सेक्शन। बाकी लिंक्स चेक कर लीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी एसएफजी या मेगा ग्रुप का पार्ट नहीं है तो डू ज्वाइन देम। जो लोग हैं उनको पता है ऑलरेडी कि क्या चल रहा है, कितना हेल्पफुल है वो। ऑलराइट, विद दिस इज सत्यम जैन signing off till we meet very next time, and this time it will be very soon. Thank you for your patience, thank you for your constant support, thank you for everything that you are doing for us and for the channel. Shabba khair, Jai Hind.